सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सीकर में राज्य को विकास परियोजनाओं की ढेरों सौगात प्रदान की। उन्होंने किसानों को लाभ पहुंचाने वाले एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में 1.25 लाख पीएम किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए। किसानों की सभी जरूरतों के लिए एक ही स्थान पर सभी समाधान की सुविधा प्रदान करने के लिए PMKSK विकसित किया जा रहा है। पीएम मोदी ने यूरिया गोल्ड लॉन्च किया। ये यूरिया की एक नई किस्म है जो सल्फर से लेपित होगी। सल्फर लेपित यूरिया की शुरुआत से मिट्टी में सल्फर की कमी की समस्या का समाधान होगा। ये नवोन्मेषी उर्वरक नीम लेपित यूरिया की तुलना में अधिक किफायती और प्रभावी है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने डिजिटल वाणिज्य के ओपन नेटवर्क ONDC पर 1500 किसान उत्पादक संगठनों को शामिल किए जाने का शुभारंभ किया। ONDC डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन भुगतान, व्यवसाय से व्यवसाय, B2B और व्यवसाय से उपभोक्ता लेन देन तक सीधी पहुंच के साथ FPO को सशक्त बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त जारी की। इसमें लगभग 17,000 करोड़ रुपए की धनराशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 8.5 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को जारी की गई। अब प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र किसानों को वहां से बीज भी मिलेगा और खाद भी मिलेगा। इसके अलावा खेती से जुड़े औजारों और दूसरी मशीनें भी इस केंद्र पर मिला करेगी। ये सेंटर खेती से जुड़ी हर आधुनिक जानकारी किसानों को देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अन्य देशों में यूरिया की कीमतों का हवाला देते हुए बताया कि भारत में इसकी एक बोरी की कीमत मात्र 266 रुपए है। उन्होंने कहा कि कोरोना और यूक्रेन युद्ध के बावजूद भी इसकी कीमतों में वृद्धि नहीं होने दी गई। आज भारत में यूरिया की जो बोरी हम किसानों को 266 रुपये में देते हैं, उतनी ही यूरिया हमारे पड़ोस में पाकिस्तान के किसानों को करीब करीब 800 रुपये में वो बोरा मिलता है। उतना ही यूरिया बांग्लादेश के किसानों को वहां के बाजार में 720 रुपये में मिलता है। चीन में किसानों को 2100 रुपये में मिलती है। यूरिया की जिस बोरी के लिए आप 300 रुपये से भी कम देते हैं, उसी बोरी के लिए अमेरिका के किसानों को 3000 रुपये से ज्यादा देना पड़ता है। कहां 300 और कहां 3000। हमारी सरकार यूरिया की कीमतों की वजह से भारत के किसानों को परेशानी नहीं होने देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। साथियों, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं। उनके पैरों में कुछ तकलीफ है। आज इस कार्यक्रम में आने वाले थे, लेकिन उस कठिनाई के कारण नहीं आ पाए हैं। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। राजस्थान में स्वास्थ्य अवसंरचना के क्षेत्र में एक बड़ा विस्तार हुआ है। प्रधानमंत्री ने चित्तौड़गढ़, धौलपुर, सिरोही, सीकर और श्रीगंगानगर में 5 नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया और 12 बूंदी, करौली, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, जैसलमेर और टोंक में 7 मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला रखी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर जिलों में स्थित 6 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का भी उद्घाटन किया, जिससे इन जिलों में रहने वाले जनजातीय आबादी को लाभ होगा। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने केंद्रीय विद्यालय तिवरी जोधपुर का भी उद्घाटन किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को उन्नत बनाने के लिए प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने राजस्थान के सीकर से आज 1,25,000 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र किसानों को समर्पित किए। आज के न्यूज लेंस में जानिए क्या है प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र और कैसे किसानों को इन केंद्रों से फायदा होगा। खेती जिसके लिए उर्वरक और बीज महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन बाजार में ये किसानों को सहजता से नहीं मिल पाते। साथ ही अच्छी क्वालिटी के उर्वरक और बीज लेना किसानों के लिए हमेशा चिंता का विषय बना रहता है। किसानों की इन्हीं परेशानियों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आज 1,25,000 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों की सौगात दी है। पीएम मोदी ने राजस्थान के सीकर जिले से ये प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए। चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि आखिर क्या है प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र। दरअसल प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र किसानों की सभी समस्याओं का एक ही तरह से वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जहां किसान एक छत के नीचे खाद, बीज और कीटनाशक दवाइयां खरीद सकते हैं और साथ ही साथ मिट्टी की जांच और अन्य सुविधाएं भी किसान एक ही जगह पर प्राप्त कर सकते हैं। उर्वरक, खाद, बीज और कीटनाशक के साथ साथ इन केंद्रों पर कई तरह के कृषि उपकरण और मशीनें भी उपलब्ध होती हैं, जिन्हें किसान किराए पर ले सकते हैं। इसके अलावा इन केंद्रों पर किसानों की कृषि संबंधी हर प्रकार की समस्याओं का निदान किया जाता है और खेती की नई टेक्नोलॉजी के बारे में भी किसानों को अवगत कराया जाता है। बता दें कि पिछले साल अक्टूबर में 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र खोले गए थे। इनके साथ ही देश में 2,80,000 से ज्यादा खुदरा उर्वरक दुकानों को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों में परिवर्तित किया जा रहा है। और अगर बात करें कि प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों से कैसे किसानों को होगा फायदा, तो बता दें कि इन केंद्रों को खोलने का मकसद किसानों को खेती संबंधी उपकरण, बीज आदि को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना है। अगर किसानों को ये सब चीजें सस्ते दामों पर उपलब्ध होंगी तो खेती की लागत में भी कमी आएगी और किसानों की आय में भी इजाफा होगा। एक तरह से प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र किसानों की समृद्धि का द्वार खोलने का काम करेंगे। जानकारों के मुताबिक वर्तमान सरकार शुरुआत से ही किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। आज वर्तमान सरकार द्वारा किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सीकर दौरे पर सीकर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने राजस्थान में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था के लिए वहां की गहलोत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजस्थान के लोग कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बहू बेटियों का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। राजस्थान में नशे की तस्करी, नशे का कारोबार फल फूल रहा है। हमारे तीज त्योहारों पर खतरा मंडराता रहा है। कब पत्थर चलने लगे, कब गोलियां चले, कब कर्फ्यू लग जाए, कोई नहीं जानता। भाइयों और बहनों, राजस्थान के लोग कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन राजस्थान के लोग बहन बेटियों के सम्मान से खिलवाड़ कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। पीएम ने जनसभा के दौरान कांग्रेस सरकार से बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा की लाल डायरी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राजस्थान में सरकार चलाने के नाम पर सिर्फ लूट की दुकान चलाई है और झूठ का बाजार चलाया है। झूठ की दुकान का सबसे ताजा प्रोजेक्ट राजस्थान की लाल डायरी है। कांग्रेस ने राजस्थान में सरकार चलाने के नाम पर सिर्फ लूट की दुकान चलाई है, झूठ का बाजार सजाया है। कांग्रेस का मतलब ही है लूट की दुकान, झूठ का बाजार।
और लूट की इस दुकान का सबसे ताजा प्रोडक्ट है, ताजा प्रोडक्ट राजस्थान की लाल डायरी। आपने लाल डायरी के बारे में सुना है ना? सुना है ना? कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने एक नया पैंतरा चलाया है। ये पैंतरा है नाम बदलने का। पहले के जमाने में कोई पीढ़ी या कंपनी बदनाम हो जाती थी तो तुरंत नया बोर्ड लगाकर लोगों को भ्रमित कर अपना धंधा पानी चलाने की कोशिश करती थी। कांग्रेस भी वही कर रही है। यूपीए के कुकर्म याद ना आए इसलिए उसे बदलकर I.N.D.I.A. कर दिया गया है। जैसे गांधी जी ने क्विट इंडिया का मंत्र दिया था, वैसे ही आज का मंत्र है भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, परिवारवाद छोड़ो इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया, तुष्टीकरण छोड़ो इंडिया। क्विट इंडिया ही देश को बचाएगा और देश को विकसित भारत बनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की गहलोत सरकार पर राजस्थान में युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। राजस्थान में युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। पेपर लीक उद्योग चल रहा है, पेपर लीक उद्योग। राजस्थान के युवा काबिल है, समर्थ है, लेकिन यहां की सरकार उनके भविष्य को बर्बाद कर रही है। यहां सत्ताधारी दल के लोगों पर ही पेपर लीक माफिया होने का आरोप लग रहा है। राजस्थान के युवाओं को पेपर लीक माफिया से बचाने के लिए कांग्रेस को हटाना ही होगा। और प्रधानमंत्री के राजस्थान के आज के दौरे पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं साथी संवाददाता अनुज यादव सीकर से। अनुज, सीकर में एक कार्यक्रम से जहां प्रधानमंत्री ने किसानों को नई सौगात और राजस्थान को एक तरह से कई ऐसी सौगात दी, वहीं दूसरी तरफ जनसभा के जरिए गहलोत सरकार पर भी हमलावर हुए। तमाम ऐसे मुद्दे उन्होंने गिनाए जो इस समय आने वाले चुनाव में भी हावी रहेंगे और साथ ही साथ युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती गहलोत सरकार की भी बात की। किस तरह से सीकर का ये दौरा, जनसभा अगर हम मुख्य रूप से बात करें तो आने वाले चुनाव को लेकर सीकर की ये रैली बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। देखिए, बिल्कुल रितु, आपने सही कहा। कई हजार करोड़ रुपए की परियोजनाएं तो आज राजस्थान और सीकर की जनता को दी और देश के किसानों को किसान समृद्धि केंद्रों का और किसान सम्मान निधि का तोहफा भी दिया। यहाँ की लाखों की संख्या में जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आई थी और करीब 2 से 3 लाख लोगों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा थी। निश्चित तौर पर जो एक ऑफिशियल कार्यक्रम था जिसमें किसान सम्मान निधि दी गई और किसान समृद्धि केंद्र, मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन, उनका शिलान्यास, ये तो किया और जनता इन सबको पाकर काफी खुश थी कि केंद्र सरकार से हमेशा राजस्थान को मदद दी जाती है, यहाँ के किसानों को मदद दी जाती है, यहाँ के युवाओं को मदद दी जाती है। लेकिन आज जब एक जनसभा को प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे, रितु, आपने भी देखा कि प्रधानमंत्री कितने गुस्से में नजर आए कांग्रेस के भ्रष्टाचार को लेकर। जहां यो युवाओं की यहां स्थिति है उस बात को लेकर काफी गुस्से में थे और काफी तीखे हमले कांग्रेस की सरकार पर, गहलोत सरकार पर उन्होंने किए। महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहां की जनता नहीं करेगी इन चीजों को बर्दाश्त। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यहां की
जनता के मन को टटोलने की भी उन्होंने कोशिश की, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर 5 साल से यहाँ पर सरकार है, तो मीडिया की सुर्खियां, अखबारों की जो हेडलाइंस है, वो यहाँ पर महिलाओं के प्रति जो अत्याचार, उनका जो शोषण हो रहा है, वो हेडलाइन बनती हैं। तो निश्चित तौर पर जब हमने यहाँ प्रधानमंत्री के जाने के बाद लोगों से बातचीत की और पूछा कि आपको क्या बात ऐसी लगी प्रधानमंत्री की जो आपके दिल को छू गई, तो उन्होंने यही कहा कि राजस्थान बिल्कुल जिस तरीके से भ्रष्टाचार के मकड़ जाल में फंस चुका है, प्रधानमंत्री ने जब इस बात को उठाया तो वो बात उनको सबसे ज्यादा अच्छी लगी। रीतू जी, अनुज, प्रधानमंत्री केंद्र की तमाम योजनाओं के साथ राजस्थान पहुंचे और इसी के साथ उन्होंने इसी मंच से ये भी कहा कि किस तरह से उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के राजस्थान पहुंचने से पहले ही जिस तरह से ट्विटर पे जिस चीज की शुरुआत अशोक गहलोत ने की, वो भी कोई बहुत अच्छा संदेश नहीं कहा जाएगा? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अगर किसी भी राज्य के अंदर प्रधानमंत्री जाते हैं तो ये प्रोटोकॉल भी होता है कि मुख्यमंत्री उनका स्वागत करें, उनकी अगवानी करें। ये एक प्रोटोकॉल की बात है, लेकिन ये एक सरकारी कार्यक्रम था, कृषि मंत्रालय का कार्यक्रम था और इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय भी जुड़ा हुआ था। ऐसे में वहां के मुख्यमंत्री को सरकार की तरफ से निमंत्रण पत्र जाता है और वो निमंत्रण पत्र मुख्यमंत्री गहलोत को भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने यहां फिजिकल रूप में उपस्थित होने की उन्होंने मना किया कि वो नहीं आ पाएंगे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। यहां तक सारी बातें ठीक है, लेकिन एक ट्वीट कर देना, पीएमओ को टैग कर देना कि उनकी एक स्पीच थी, उस स्पीच को हटा दिया गया। जब वो यहां आ ही नहीं रहे हैं तो फिर स्पीच कैसे देंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल था। तो इस तरह की राजनीति यहां के मुख्यमंत्री को नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री ने कोई टिक्का टिप्पणी इस मामले पर ना करते हुए फिर भी उनके स्वास्थ्य की कामना की, एक अच्छा संदेश देने की कि राजनीति में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। जो प्रोटोकॉल के तहत नियम है वो नियम बनता था। मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री की आगवानी करनी थी, वो वहां नहीं आए और जब कार्यक्रम में निमंत्रित किया गया तो वहां भी उन्होंने आने से मना कर दिया। तो निश्चित तौर पर यह कांग्रेस की तरफ से और खास तौर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से एक राजनीति की गई जो एक अच्छा संदेश नहीं गया, और यह एक चर्चा का विषय राजस्थान के लोगों के अंदर भी है। जी, और अपने राजनीतिक एक तरह से जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने जिस लाल डायरी का जिक्र करा, और हम जानते हैं कि राजस्थान की पूरी राजनीति में इस लाल डायरी ने जो हड़कंप इस समय पैदा किया है नेताओं के बीच में। अनुज, आप वहां पर मौजूद हैं। राजस्थान एक तरह से विधानसभा चुनाव में जाने से कुछ समय पहले की ये घटनाएं हो रही हैं। कितना बड़ा मुद्दा इस समय लाल डायरी राजस्थान की राजनीति में है? देखिए, प्रधानमंत्री ने यहाँ की जनता के दिल की बात कह दी, क्योंकि ये लाल डायरी एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय ऋतु यहाँ की जनता के बीच में बना हुआ है। उस लाल डायरी के अंदर कितने मंत्री हैं, कितने विधायक हैं, कितने कांग्रेस के नेता हैं, कौन कौन से भ्रष्टाचार हैं, ये उस लाल डायरी के अंदर दर्ज है। और ये पिछले 5 वर्षों का जो एक भ्रष्टाचार इस राज्य के अंदर देखा गया है, निश्चित तौर पर उसी का जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया। और इसका जिक्र इसलिए किया क्योंकि निश्चित तौर पर यह चर्चा का विषय यहाँ की राजस्थान की जनता के बीच बना हुआ है। और उन्होंने इस बात को साफ कहा कि जब वो डायरी खुलेगी, जब वो डायरी मिलेगी, तब पता चलेगा कि भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा राजस्थान के अंदर कहां तक पहुंच चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज, इस पूरी विस्तार से बात करने के लिए सीकर से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर राजकोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे अब से थोड़ी ही देर में। राजकोट में नया हवाई अड्डा न केवल राजकोट के स्थानीय ऑटोमोबाइल उद्योग के विकास में योगदान देगा, बल्कि ये पूरे गुजरात में व्यापार, पर्यटन, शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्रों को भी प्रोत्साहन प्रदान करेगा। देश भर में हवाई यातायात सुविधा में सुधार के प्रति प्रधानमंत्री के विजन को राजकोट में नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास से गति मिलेगी। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को कुल 2500 एकड़ से अधिक भूमि क्षेत्र पर 1400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। नए हवाई अड्डे में आधुनिक तकनीक और स्थायी सुविधाओं का मिश्रण है। 3040 मीटर का एक रनवे है और इसमें 14 पार्किंग बेस है। यहाँ पे एक ही टाइम पे 14 पार्किंग एयरक्राफ्ट को पार्क कर सकते हैं हम यहाँ पे। और एक इस बिल्डिंग का ये एयरपोर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि ये राजकोट एयरपोर्ट, राजकोट सिटी को डेवलपमेंट करने के लिए और सौराष्ट्र सिटी के लिए डेवलपमेंट के लिए ये
एयरपोर्ट बहुत ही लोगों को मदद करेगा। टर्मिनल भवन गृह 4 एकीकृत आवास मूल्यांकन के लिए ग्रीन रेटिंग के अनुरूप है और नया टर्मिनल 2 आवरण वाली छत प्रणाली, स्काईलाइट्स, LED लाइटिंग, निम्न ताप अवशोषण जैसी विभिन्न सतत विकास सुविधाओं से सुसज्जित है। ये कलवर्ट जो है लाइक पुलिया है, उसका बड़ा साइज होता है, जिसका डाया जो है वो 4 उसके बराबर है, गेट्स के बराबर है और ये 700 मीटर का है। ये एशिया में पहला कलवर्ट है इस तरह का जो रनवे के नीचे से क्रॉस कर रहा है। हम जो नई बिल्डिंग बना रहे हैं वो DGU है, जिसकी वजह से AC लीकेज कम होगा, नेचुरल लाइट ज्यादा होगी। हवाई अड्डे के टर्मिनल का डिजाइन राजकोट की सांस्कृतिक जीवंतता से प्रेरित है और यह लिप्पन कला से लेकर डांडिया नृत्य तक के कला रूपों को अपने जीवंत बाहरी अग्रभाग और शानदार आंतरिक सज्जा के माध्यम से चित्रित करेगा। हवाई अड्डा स्थानीय वास्तुकला विरासत का प्रतीक होगा और गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र की कला और नृत्य रूपों के सांस्कृतिक गौरव को प्रतिबिंबित करेगा। राजकोट में नया हवाई अड्डा न केवल राजकोट के स्थानीय ऑटोमोबाइल उद्योग के विकास में योगदान देगा, बल्कि यह पूरे गुजरात में व्यापार, पर्यटन, शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्रों को भी प्रोत्साहन प्रदान करेगा। राजकोट न केवल गुजरात के लिए बल्कि भारत के लिए भी एक महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र है और तेजी से विकास के लिए भी तैयार है। बेहतर हवाई कनेक्टिविटी से इसके लघु और भारी उद्योगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा और यह हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए जब अपना दरवाजा खोलेगा तो औद्योगिक विकास में भी वृद्धि होगी, जिससे अनगिनत नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। क्या पर्सन अजीत के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, राजकोट। और अब बात ताजा खबर की। राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे